हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजेश कुमार और आप सभी का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर आज ही आए हो, नए आए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया द नॉलेज क्लासरूम, तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जैसे कि पढ़ा था, जो मुगलों का पतन है उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने मोहम्मद शाह रंगीला, हमने ये जाना था कि जो मोहम्मद शाह रंगीला है किस प्रकार से वो शासन करता है, उसके शासन काल के अंतर्गत कौन कौन से जो स्वतंत्र राज्य है उनका उदय होता है। हमने बंगाल के बारे में जाना था, अवध के बारे में जाना था और हैदराबाद के निजाम के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जाना था। और उस पर के बाद हमने ये भी देखा था कि जो यहाँ पर जो ये शासक था, यानी कि जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसके टाइम में नादिर शाह का आक्रमण भारत पर होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। और वो किस प्रकार से जो म्यूर सिंहासन है वो अपने साथ लेकर के आता है। हमने ये भी जाना था कि जो मोहम्मद शाह था वो म्यूर सिंहासन पर, या जिसको हम बोले तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम भारतीय शासक रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसके बाद कौन शासन करता है, कौन गद्दी संभालता है। तो वो नाम क्या है? अहमद शाह। अहमद शाह यहाँ पर जो शासन करता है, कब करता है? 1748 से लेकर के 1754 में। 1748 से लेकर के 1754 तक जो अहमद शाह है वो शासन करता है। जो ये अहमद शाह है वो किस प्रकार का शासक रहा है उसके बारे में चलिए जानते हैं। जो अहमद शाह था वो एक प्रकार से क्या बोला जाए, अयोग्य अयोग्य शासक था। किस प्रकार का शासक था ये? अयोग्य शासक था। ये मुगल किस प्रकार का था? अयोग्य मुगल था। उसने अपने जितने भी सारे के सारे काम थे वो सारे के सारे काम किसको सौंप दिए थे करने के लिए? उसके राज्य के अंदर जितने भी सारे के सारे कार्य थे वो किसके द्वारा किए जाते थे? उधम भाई के द्वारा किए जाते थे। यानी कि अहमद शाह ने अपने सारे के सारे जो कार्य है वो किसको सौंप दिए थे? उधम बाई को सौंप दिए थे। और इसी उधम बाई को यहां पर एक उपाधि दी गई अहमद शाह के द्वारा। वो उपाधि कौन सी थी? जो उधम बाई है उसको उपाधि दी गई। वो उपाधि कौन सी थी? वो उपाधि थी किबला ए किबला ए आलम। किबला ए आलम की जो उपाधि है वो किसको दी गई है? वो उधम बाई को सौंपी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसी के टाइम में एक और जो पहला आक्रमण था वो किसके द्वारा किया गया था? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब यहाँ पर जो दूसरा शासक रहता है जिसका नाम क्या है? उस शासक का जो नाम है वो है आलमगीर द्वितीय। क्या नाम है? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बारे में, जिसने कब से कब तक शासन किया? उसने 1754 से लेकर के 1759 तक उसने शासन किया। 1754 से 1759 तक उसने शासन किया। आलमगीर के टाइम में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो कि नाम मात्र की लड़ाई थी, जो कि एक मैच फिक्सिंग की तरह पहले से ही उसका जो रिजल्ट था, उसका जो परिणाम था, फिक्स था। वो लड़ाई कौन सी है? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई, या इसको प्लासी का युद्ध हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई दोस्तों? आप कमेंट करके बताइएगा कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई। पूर्णतः आपने जो डेट है वो भी आपने अपने कमेंट में बतानी है। तो या उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बाद कौन शासन करने के लिए यहां पर आते हैं।
अब यहां पर जो अगला नंबर आता है वो किसका आता है? वो नंबर आता है शाह आलम द्वितीय। क्या नाम है? शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जिसका जो कार्यकाल रहता है जब तक वो शासन करता है, कब से कब तक? 1759 से लेकर के 1806 तक इसका शासनकाल रहता है। इसके शासनकाल के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। एक, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध या तीसरी लड़ाई। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है कब लड़ी गई है? वो 1761 में लड़ी गई है। जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो हमें क्या दिखाना चाहती है? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो ये दर्शाना चाहते, ये सिद्ध करना चाहती है कि भारत पर कौन शासन नहीं करने जा रहा, अर्थात भारत पर कौन कौन शासन नहीं करने जा रहा, कौन शासन नहीं करने जा रहा। ये कौन सी लड़ाई हमें बताती है? पानीपत की तीसरी लड़ाई हमें बताती है। कब लड़ी गई थी ये? 1761 में, यानी कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान इस लड़ाई को लड़ा गया था। अब दूसरी के बारे में बात करें, दूसरी लड़ाई कौन सी? जो कि बक्सर की लड़ाई थी। बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई जो कब लड़ी गई? जो लड़ी गई थी 1764 के अंदर। ये भी दोनों के दोनों जो लड़ाई है महत्वपूर्ण है। प्लासी की लड़ाई जो कि एक मैच के फिक्स होने की तरह थी, यानी कि जिसका जो परिणाम था पहले से ही निर्धारित था, जिसके बारे में हम डिटेल से अपने आने वाले वीडियोज के अंदर जानेंगे। और जो बक्सर की लड़ाई है, बक्सर की लड़ाई हमें क्या बताती है? पानीपत की तीसरी लड़ाई तो हमें क्या बताती है कि भारत पर कौन शासन नहीं करने जा रहा, और उसी प्रकार से जो 1764 में बक्सर की लड़ाई है वो क्या बताती है कि भारत पर कौन शासन करेगा। इसके संकेत इसने दे दिए थे, कौन शासन करेगा। ये संकेत किसने दिए थे? बक्सर की लड़ाई ने दिए थे, जो कब लड़ी गई थी? 1764 में लड़ी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में, बक्सर की लड़ाई के बारे में थोड़ी सी गहराई से। जो ये बक्सर की लड़ाई है किस किस के बीच में लड़ी गई? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो किसके बीच में लड़ी गई थी? ये आप कमेंट करके बताइएगा कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो किस किस के बीच में लड़ी गई। यहां पर एक हिंट आपके लिए दिया गया है। उसी प्रकार से जो बक्सर की लड़ाई है वो किस किस के बीच में लड़ी गई है? वो अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज और दूसरा कौन था? जो अवध का शासक था जिसका नाम क्या था? सुजाउदौला। और जो अन्य इसका साथ देने वाले थे वो कौन कौन थे? मीर कासिम। और तीसरा कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जिसके बारे में हम यहां पर पढ़ने लग रहे हैं। तो ये जो अंग्रेज है, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो किया था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है। और जो दूसरा पक्ष था वो किसका था? सुजाउदौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय का। जो हम यहाँ पर आगे लिखते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यतः वो विन करने वाले, अर्थात एक विजेता के रूप में हम यहाँ पर आगे उसको लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसी शासक के दौरान, यानी कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान 1765 में एक और विशेष संधि होती है जिसको जाना जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि जो कब हुई थी? 1765 में हुई थी। इस संधि का जो रिजल्ट निकल करके आता है, इस संधि का जो परिणाम है वो क्या है? कि जो शाह आलम द्वितीय है,
शाह आलम द्वितीय, उसको कहां पर रखा गया, किसके द्वारा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके संरक्षण में, ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में उसको कहां पर रखा गया? इलाहाबाद के अंदर रखा गया, इलाहाबाद में रखा गया, रखा गया। किसको? शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख में कहां पर रखा गया? इलाहाबाद के अंदर उसको रखा गया। और तो और शाह आलम द्वितीय को मजबूर कर दिया गया किसके लिए? कि जो बंगाल, बंगाल है या बिहार है या फिर उड़ीसा है, इन तीनों की जो दीवानी है वो किसको दे दी गई? अंग्रेजों को। यानी कि अंग्रेजों को यहां के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, अंग्रेजों को जो दीवानी अधिकार है ये इनको प्राप्त हो गए। अब जिसके कारण से इनके पास क्या पावर आ गई? जो टैक्स है उसको आसानी से कोलेक्ट उसको कोलेक्ट कर सकते थे, यानी कि कोलेक्शन की पावर इनके पास आ चुकी थी। तो दोस्तों हमने यहां पर शाह आलम द्वितीय के बारे में हम यहां पर जाने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में उसको रखा गया है। कहां पर रखा गया? इलाहाबाद के अंदर रखा गया। अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार कहां कहां के अपने हाथों में ले लिए? बंगाल, बिहार और ओडिशा। दोस्तों आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? आप कमेंट करके ये भी बताइएगा। और ओडिशा के जो वर्तमान में सीएम है उसका क्या नाम है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद 1806, 1806 में क्या होता है? जो गुलाम कादिर था, गुलाम कादिर खां, वो क्या कर देता है? जो शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय, द्वितीय की हत्या इसने करवा दी। गुलाम कादिर खान ने क्या किया? जो शाह आलम द्वितीय था उसकी हत्या इसके द्वारा करवा दी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मुगलों के बारे में जाना कि उनका जो पतन है किस प्रकार से होता है। इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके थे और अगली आने वाली वीडियो में भी हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी कमी आपको हमारी इन वीडियोज के अंदर आती है तो आप बेझिझक आपका कमेंट यहां पर कीजिए ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।